लोग पूछते हैं कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, वॉर हो रही होती है, तब एक देश सिंपली दूसरे देश पे हमला क्यों नहीं कर देता। अब देखो, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो न्यूक्लियर वेपन तो दोनों के पास है। तो अगर एक देश चाहे, मैंने कहा चाहे, तो वो छोड़ सकता है। और दोनों देश की जनता पूछ रही होती है कि आर्मी तू अटैक क्यों नहीं करता, तेरे पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, अटैक कब होगा। तो बात यह है कि कोई देश कैसा भी हो, उसने भले ही क्या किया हो, लेकिन आखिरकार ये जो पूरा देशों का सिस्टम है इस धरती पे, उसको एक नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। बहुत चीजें हैं। देश अपने आप में एक अकेले देश तो होता है, लेकिन तब भी उसके पास फुल फ्रीडम नहीं होता है। उसको इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में सोचना पड़ता है, यूनाइटेड नेशंस के रूल को फॉलो करना पड़ता है। मान लो कि भारत ने एक देश पे अटैक कर दिया, अचानक से गुस्से में आके कर दिया, तो इससे सिर्फ सरकार नहीं बल्कि इस पूरा 140 करोड़ लोगों का जो ग्रुप है हमारा भारत का, उसको सफर करना होगा। यानी हमें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई जगह पे ट्रेड सस्पेंड हो जाएंगे, सारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, मान के चलो लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आ जाएगा। और इंडिया के अंदर अभी सेल्फ डिपेंडेंस है, लेकिन फिर भी रोज की ऐसी कई चीजें जो कि इंडिया के पास नहीं है वो बाहर देशों से लेता है। जैसे कि तेल ले लो, अब तेल आना बंद हो गया या फिर बहुत सारी चीजें आनी बंद हो गई तो फिर तो पूरा भारत ठप पड़ जाएगा। तो इसलिए कितना भी कोई हैवानियत वाला काम करे, लेकिन आर्मी इमोशन में आके काम नहीं करती, जो कि गलत है या सही है ये तो मतलब कैसे इसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि माइंड का एक तरफ बोलता है कि इतना बड़ा जो कांड हुआ है तो उसका रिटेलिएशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ रूल्स और प्रिंसिपल है पूरे विश्व के ग्रुप्स का। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि वॉर सिर्फ मैदानों पे नहीं हो रहा है, बॉर्डर पे नहीं हो रहा है, बल्कि ऑनलाइन भी चल रहा है। इंडिया के 15 लाख वेबसाइट पे पाकिस्तानी हैकर्स ने अटैक किया रिसेंटली, आप ये रेफरेंस देख सकते हो। और इंडिया के हैकर्स पाकिस्तान के वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं। यानी जो ऑफलाइन वॉर है उसके साथ साथ ऑनलाइन डिजिटल वॉर भी चल रहा है। एक और कमेंट आया आप लोगों का और मुझे पता चला कि इसका मतलब भी लोगों को ठीक से नहीं पता, सीज फायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीज फायर शब्द का मतलब क्या है, क्या आप बता पाओगे? देखो, जब दो देश के बीच में अनबन होती है और एक दूसरे से फायरिंग होने लगती है, तब एक एग्रीमेंट पे साइन होता है दोनों देशों का कि सुनो अब हम नहीं लड़ेंगे, बंद करते हैं लड़ाई को, फायरिंग को। तो इसी को कहते हैं सीज फायर, यानी फायर को सीज कर देना, रोक देना। तो अगर कोई न्यूज में आपको बोलते हुए सुने कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, यानी जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, उसका उल्लंघन हुआ है। एग्रीमेंट हुआ, दोनों देश शांत हो गए, लेकिन दूसरा देश आके फिर से फायरिंग करने लगा जबकि एग्रीमेंट है, इसी को सीज फायर साइन का उल्लंघन कहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके इस ऑल वाले बटन को हमेशा ऑन रखना, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 11, जितने 195 देश है हमारे धरती पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा डर खौफ किस देश का है, तो आप प्रोबेबली कहोगे अमेरिका, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। असल में किसी का खौफ है, दबदबा है, तो वो है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। अब ऐसा इसलिए, जो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा किस देश के पास है, तो उसके लिस्ट में भी टॉप करता है यहाँ पर रशिया। आप देख सकते हो 4000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स। बाप रे, पूरे रशिया में ये वॉरहेड फैला हुआ है और कोई भी देश आएगा तो चींटी की तरह मसल देगा रशिया। ऐसा पावर और दबदबा रशिया बनाया हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी अमेरिका से किसी का कंपैरिजन होता है तो वो रशिया होता है। अगर व्लादिमीर पुतिन अपने पे आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे यार, उन्होंने तो एक ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि अगर मान लो रशिया पे किसी ने न्यूक्लियर वेपन गिराया, रशिया तबाह हो गया, तो वहां का न्यूक्लियर वेपन अपने आप ही लॉन्च हो जाएगा, वो भी सारा का सारा। मतलब सेमी ऑटोमेटिक है, किसी इंसान की जरूरत नहीं है वहां का लॉन्च करने के लिए। मतलब रशिया जो है वो भयंकर है, उससे पंगा लेना मतलब ऊपर का टिकट। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि रशिया शुरू से भारत का दोस्त बना रहा है। अब पता नहीं व्लादिमीर पुतिन के बाद जो आएंगे रशिया में तो फिर वो कैसा बिहेव करेंगे इंडिया के प्रति, लेकिन जब तक पुतिन जिंदा है तब तक तो मान लो रशिया का सपोर्ट इंडिया को रहेगा ही। फैक्ट नंबर 10, हमारी धरती पे जितनी भी सबसे मिस्टीरियस जगहें हैं वहां पे हर कंट्री का बेस है, जैसे कि नॉर्थ पोल में, अंटार्कटिका में वगैरह वगैरह। तो आपने सुना होगा एंटार्क्टिक स्टेशन के बारे में। अंटार्कटिका जो कि सबसे बड़ा बर्फ का एरिया है, बर्फों का जन्नत। तो जो अंटार्कटिका है वहां पर 30 मतलब 200 देश है हमारे धरती पे। 200 में से सिर्फ 30 देश का रिसर्च स्टेशन मौजूद है अंटार्कटिका में। अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप में बहुत सारे देशों का और इंडिया का भी है। तो हाँ, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या इंडिया का भी अपना एक फुल फ्लेज्ड बेस है अंटार्कटिका में, हाँ है। अंटार्कटिका जैसे खतरनाक जगह पर भारत का बेस है और भारत के वैज्ञानिक वहाँ रहते भी हैं 24/7। लिटरली वहीं पर उनका किचन है, वहीं पे वो लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं और ऑफ कोर्स अपना रिसर्च करते हैं। और इंडिया का 1-2 बेस नहीं बल्कि पूरे 3 बेस है अंटार्कटिका में। सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्टैब्लिश हुआ था, फिर मैत्री 1999 में, फिर सबसे एडवांस्ड वाला भारती 2012 में। और ये तीनों में इंडियन वैज्ञानिक वहां पर काम कर रहे हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी वो काम कर रहे हैं अपना।
फैक्ट नंबर 9। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरोना वायरस किस देश से आया था, ऑफ कोर्स बोलोगे चाइना, राइट? हाँ, चाइना से ही तो आया था। कई ऑफिशियल इंटरनेशनल ग्रुप्स के रिसर्च में ये कंफर्म हुआ है कि ओरिजिन यानी शुरुआत चाइना से ही था, लेकिन चाइना में कुछ और ही चल रहा है। रिपोर्ट्स ये आ रही है कि चाइना बता रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो यूएसए से आया था, अमेरिका से आया था। मतलब चाइना का अपना ही चल रहा है। और आपको पता है ना कि किसी भी देश में क्या जानकारी फैलाना है वो वहाँ की मीडिया, स्कूल, किताबें, ये सब तो कंट्रोल करती है। अब जो नई जनरेशन है उसको जो बताया जाए वो वही सीखेगा, जो किताब में है वही सीखेगा, जो देख रहा है वही सीखेगा। तो चाइना में बच्चों को पता है क्या पढ़ाया जाता है कि साल 2020 में जो कोरोना वायरस आया था वो अमेरिका ने दिया था, यूएसए ने। वहाँ के बच्चे टेक्स्ट बुक में ये पढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस वाज स्टार्टेड इन यूएसए, कोरोना वायरस वाज स्टार्टेड इन यूएसए। कोरोना बच्चे लोग याद करते हैं ना, ऐसे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। गजब है। और इसी पे अमेरिका ने बहुत गंदा सुनाया है चाइना को, लेकिन चाइना जो करेगा वो तो करेगा ही, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, अमेरिका भी नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 8। भाई, भारत के आसाम में एक ऐसी चीज हुई जो कि एकदम आउट ऑफ मूवी लगेगी आपको, और बहुत खतरनाक चीज है। मतलब कैसे बताऊं, एक हस्बैंड ने वाइफ को खत्म किया, उसका गला काटा। साइकिल जो होता है, साइकिल का सीट होता है, सीट के पीछे वो कैरियर होता है, उस कैरियर पे सर को रखा और साइकिल चला के गया पुलिस स्टेशन अपने आप को सरेंडर करने के लिए। इसका सोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे पता है ये सुनने में आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसने ऐसा क्यों किया, पर ये क्या था। फैक्ट नंबर 7। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। क्या इस शब्द का आपको मतलब पता है? आप बहुत जगह पे पब्लिक स्पीच, न्यूज, कॉमेडी शोज में सुनोगे कि मुझे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब एक बहुत डीप है, काफी गहरा मतलब है, सुन के मजा आएगा आपको। आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज हो जाना जिससे आपको लगे कि आपको ऐसा लगे हैं मेरी ये क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो अभी तक मानते आए हो वो सब झूठ था। एक ऐसा इंसान है मान लो जो कि आप मानते हो कि बहुत अच्छा था, शुरू से आप उसका इज्जत किए थे, रिस्पेक्ट किए थे, और 5-6 साल नहीं बल्कि आप उसको 20-30 साल से जानते हो कि वो बंदा बढ़िया है, वो इंसान बढ़िया है। एक दिन पता चला कि वो लास्ट 20 साल से अपने घर में क्राइम कर रहा था। तो आप अपने सारा एजुकेशन, सारा कम्युनिकेशन स्किल, सारा नॉलेज सेट, आप अपने आप पे पूरा डाउट करने लग जाओगे। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब यही होता है कि आपने पूरे लाइफ पे क्वेश्चन करना कि ये क्या था। जब किसी को बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो जाए तब लोगों को ऐसा लगता है, या फिर कुछ बड़ा, कुछ बुरा हो जाए, कुछ ट्रॉमेटिक हो जाए जो कि सदमा दे दे, तब लोगों को ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होता है। वैसे कॉमेडी शोज और स्टैंड अप शोज में आप इस वर्ड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को आप ऐसे सुनते होगे जोक में, लेकिन इसका मतलब काफी सीरियस होता है। वैसे यानी सिंपली कहूँ तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाना जिसको आप देख के कहो, क्यों हूं मैं इस धरती पे, क्यों जन्म लिया मैं, कौन हूं मैं। फैक्ट नंबर 6। हमारे सूरज का जो सबसे पास वाला ग्रह है मर्क्यूरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है धरती तीसरे नंबर पे। तो सूरज का जहां से धा आ रहा है, इतना हीट आ रहा है, तो सबसे पहला प्लेनेट जो है मर्क्यूरी, वो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, सबसे पास है सूरज के, राइट? लेकिन मर्क्यूरी ठंडा है, और उसके बाद वाला जो सेकंड नंबर पे वीनस है वो ज्यादा गर्म है। मर्क्यूरी का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 167 डिग्री सेल्सियस है, और वही सेकंड नंबर वाले वीनस का एवरेज टेम्परेचर है 460 डिग्री सेल्सियस, 3 गुना ज्यादा। तो ऐसा क्यों भला? असल में किसी भी ग्रह का एटमॉस्फेयर बहुत अंतर बनाता है उसके सिचुएशन पे। मर्क्यूरी प्लेनेट के पास कुछ भी नहीं है, पता है आपको? एक एटमॉस्फेयर मतलब ग्रह के ऊपर थोड़ा मोड़ा गैस होता है, वो है ही नहीं। तो सूरज का जो लाइट आता है वो पहले ग्रह पे आता है और चला जाता है, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, तो गर्म होता ही नहीं है। लेकिन जो सेकंड नंबर वीनस ग्रह है वो सूरज के लाइट के गर्मी को ट्रैप कर लेता है, कैद कर लेता है अपने जो एटमॉस्फेयर है उसमें। और यही कारण है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह सेकंड वाला वीनस है, ना कि पहला वाला मर्क्यूरी, जो कि अजीब बात है लेकिन ट्रू है। यानी सारा काम, सारा कमाल एटमॉस्फेयर का है। फैक्ट नंबर 5। दुबई जो कर रहा है वो बहुत ही गजब कर रहा है। हमारे देश पे हर चीज पे टैक्स है, आपको पता ही वो दुबई पे नहीं है। दुबई के जो सारे पोर्ट्स है, जैसे कि पोर्ट राशिद और बाकी सारे पोर्ट्स को ले लो, वहां पर एक ऐसी चीज है जो कि धरती पे कहीं नहीं है। देखो, आपका और हमारा घर जो चल रहा है, ये चल रहा है इकोनॉमी के चलते। हमारे डे टू डे लाइफ की कई चीजें बहुत सारी ऐसी है जो कि दूसरे देशों से आ रही है, और दूसरे देश से जो सामान आता है हमारे देश में, चाहे वो तेल हो, चना हो या कुछ भी हो, वो सब जहाजों से आता है। समुद्र में हजारों रूट है इनके। तो जहाजों को अक्सर हर देश से गुजरते समय एक एक टैक्स देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर कोई जहाज इंडियन ओशन को यूज कर रही है, किसी एक देश से दूसरे देश पे जा रही है और भारत का ओशन यूज कर रही है, तो भारत
भारत उस पर टैक्स लगा सकता है। क्या है कि दुबई एक ऐसी जगह पे है जहाँ से बहुत सारी जहाजें पार होती है, तो दुबई ने एक गजब सा काम किया, अपने सारे पोर्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया। यानी कोई जहाज अगर किसी भी और देश के सामने से गुजरेगा तो देश बोल देगा दे टैक्स दे जल्दी। दुबई बोलता है कि हमारे पास से आप गुजरो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसी फ्री चीज के चलते वहाँ का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पूरे विश्व के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे, दुबई के पोर्ट्स जो है वो वहाँ के जीडीपी का 24% है। जीडीपी का 24% पोर्ट से आता है, क्योंकि इतना सारा जहाज जाता है, वहां से रुकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और ये सब किस लिए? टैक्स फ्री वाले स्ट्रेटेजी के लिए, कि सबको पता है, सबके दिमाग में बैठा हुआ सेट है कि हाँ दुबई मतलब नो टैक्स, जीरो टैक्स, जहाज के आने जाने पे भी टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हाँ भाई, ये जो नो टैक्स वाला सीन है, इस पे जो काम दुबई कर रहा है वैसा शायद ही कोई और देश कर पाए। फैक्ट नंबर 4, भाई साइंस इंथुसियास्ट लोग, एक डीप सी बात करनी है आपसे। ब्लैक होल जिस जगह पे है उस जगह पे क्या होता है ये जानने के लिए हर साइंस वाला बंदा कुछ भी कर सकता है, लाखों रुपए का पेमेंट भी दे सकता है। बस बताओ कि स्पेस में ब्लैक होल जहां होता है वहां पर क्या होता है स्पेस टाइम का। तो पहले आप ये आर्टिकल देखो, सोर्स दिखा दे रहा हूँ। ये पता चला है कई डिस्कशंस में कि ऐसा पॉसिबल है कि जहां ब्लैक होल होता है और जहां पर उसका सेंटर होता है वहां पर स्पेस और टाइम अपना जगह बदल लेता है। स्पेस एंड टाइम अपना जगह स्वैप कर लेता है। टाइम है ना, ये जैसा टाइम बीत रहा है अभी, और स्पेस क्या है? स्पेस ये है खाली जगह हमारे ब्रह्मांड का ये। अब कोई बोले आपको कि ये टाइम बन जाता है और टाइम स्पेस बन जाता है, तो ये कोई सेंस भी बनाता है? एक्चुअली में बहुत डीप सेंस बनाता है। आप पढ़ो पहले इसको, टाइम एंड स्पेस स्वैप प्लेसेस। ये एक बहुत ही गहरी लाइन है। ब्लैक होल के अंदर जाकर हमारी जो ब्रह्मांड की नियम है वो सब फेल पड़ जाती है, सिंपली स्पीकिंग। यही कारण है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये जानने के लिए किसी को अंदर जाके बाहर निकलना होगा। क्या ये पॉसिबल है? कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, भाई भारत सरकार ने चाइना वालों को अपनी औकात दिखा दी। क्या है ना, हमारे ही इंडियन मार्केट में भारत की जनता से जो पैसे कमा रहे हैं ऐप वाले, कई उसके मालिक चाइना के हैं। ऐसी एक ऐप थी एब्लो नाम की, वो वीडियो मीट वगैरह का ऐप था, ऑनलाइन वीडियो रैंडम स्ट्रेंजर से बात करना। अब वो अपने ऐप में इंडिया का मैप गलत दिखाता था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखा देगा, जम्मू कश्मीर को भी आधा तोड़ देगा। तो आईटी मिनिस्ट्री ने इस ऐप को प्ले स्टोर से ही उड़ा दिया और साथ में ढेरों ऐप को उड़ाया। क्यों? पॉलिसी वायोलेशन, डेटा की प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैप का इशू था, जिससे ये सिग्नल गया इंटरनेट की दुनिया में कि कोई भी फालतू में इंडिया का रॉन्ग मैप यूज नहीं कर सकता है। हमारे ही साइंस कम्युनिटी में गौरव ठाकुर का चैनल है, गेट सेट फ्लाई साइंस वाले, उनका भी एक बार वीडियो डिलीट हो गया था इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से। पूरे वीडियो में उनका नॉर्मल वीडियो था, जानकारी का कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल। सिर्फ एक जगह 2 सेकंड के लिए गलत इंडिया का मैप यूज हो गया था। अब क्या है कि यूज हो गया था, जैसे कि आप इंडिया सर्च करोगे, आप गूगल में लिखो इंडिया, आप सर्च करने पे बहुत सारा मैप गलत आता है। तो वीडियो एडिटर्स है वो कभी कभी वो डाउनलोड करके यूज कर लेते हैं। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो सिर्फ आप यकीन नहीं करोगे मैप के चलते डिलीट हुआ। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए जिससे कि करेक्ट मैप हर जगह यूज हो। यहाँ पर हमारे लाखों जवान अपना सारा लाइफ दे दे रहे हैं इंडिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये ऐप में जो चाहे वो काट के डाल देंगे। वाह। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है ना धरती घूम रही है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा सोलर सिस्टम भी घूम रहा है मिल्की वे के चारों तरफ। जिस गैलेक्सी में हम हैं, ब्रह्मांड में जो हमारा शहर है उसमें लाखों तारे हैं। उसमें से हमारा जो सूरज है वो बस एक तारा है और उसके आसपास के चेले हैं, यानी कि ग्रह, धरती, मंगल, ये वो जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो सूरज है वो चक्कर लगा रहा है मिल्की वे गैलेक्सी का, आपको पता ही होगा। तो हम जो कहते हैं 1 साल हो गया, 2025 से 2026 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि धरती ने सूरज का पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया। अगर यहाँ से शुरू हुआ तो यहीं पे आ गया, 1 साल हो गया। तो जो गैलेक्टिक ईयर होता है, यानी कि पूरा जो सौर मंडल का हमारा सेट है, ये जो पूरा मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ घूम के उसी जगह पे वापस आता है, तो ये होता है करीब हर 23 करोड़ साल में। तो जब से धरती बनी है तब से आप यकीन नहीं करोगे सिर्फ 20 बार घूम पाया है ये सोलर सिस्टम, यानी कि सूरज अभी तक 20 ट्रिप मार चुका है हमारे गैलेक्सी के सेंटर का। जब से हमारी ये धरती बनी है तब से धरती तो सूरज का 400 करोड़ बार चक्कर लगा चुकी है, क्योंकि 4 बिलियन ईयर्स हुए हैं। लेकिन सौर मंडल का सेट पूरा हिसाब लगाओगे तो पता चलेगा सिर्फ 20 बार ट्रिप मारा है, यानी दिस सोलर सिस्टम हैज कंप्लीटेड 20 गैलेक्टिक लैप।
फैक्ट नंबर 1। अब इस फैक्ट को मैं सबसे वीडियो का लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो एकदम डीप चीज देखने वाले व्यूअर्स हैं वो लास्ट तक देखते हैं, लकी लोग। अब मैं बताना चाहता हूं इनलाइटनमेंट के बारे में, जो कि इस धरती की सबसे लास्ट वाली टॉपिक है। मतलब जो कहते हैं ना कि इंसान लास्ट में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है। जिंदगी में सब कुछ भी पा लिया फिर भी लास्ट में स्पिरिचुअलिटी की ये ब्रह्मांड क्यों है, हम क्यों धरती पे आए हैं, हम मर जाते तो कहां जाते हैं, ये सब टॉपिक। तो फिर से वही बोलूंगा कि एक इमेज बहुत सी कहानी को बताता है। तो एक ये फोटो देखो, ये एक बहुत ही डीप फोटो है। जो सबसे सिद्ध लोग हैं वो आपको एक बात कहेंगे कि ब्रह्मांड में सब लोग एक हैं, ऑल इज वन। अगर आप हो या फिर मेरा कैमरा है या फिर मैं हूं तो एक बात आपको इलॉजिकल लगेगी, लेकिन ये कैमरा, आप और मैं तीनों एक ही चीज हैं। अभी बहुत ही डीप चीज है। तो उसी को डिपिक्ट करने के लिए देखो, ये है एक इमेज। ये नीचे ब्रह्मांड है और उसी के 5 उंगली है। अब ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये सब अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे तो पेंगुइन जैसा कुछ बना हुआ है तो इंसान समझ लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अलग अलग क्रिएचर्स हैं, इंसान है। तो ऊपर से देखने पे सब अलग है, लेकिन बीनीथ द सरफेस वो एक ही बड़े ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है, एक ही किसी बड़े से चीज का पार्ट है। इसलिए हर धर्म में कहा जाता है कि ऑल इज वन, एक ही है जो है। तो बात यह है कि इस चीज को अगर आप पहली बार देखोगे तो आप कहोगे ये क्या बक रहे हो बे, लेकिन भाई समझो बात को। यही तो बात है कि लॉजिकली इसको समझना मुश्किल है, लेकिन जो लोग मेडिटेशन करके इस चीज को एकदम हार्ट में फील कर लेते हैं वो इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं, इस इनलाइटनमेंट के कॉन्सेप्ट को। इनलाइटनमेंट जो शब्द है इसका मतलब यही कि ये जो चीज मैंने आपको बताया कि ऑल इज वन, इसको सिर्फ लॉजिकली हाँ ऑल इज वन ठीक है ऐसे नहीं, फील कर लेना एकदम कि अबे हाँ सब कुछ वन। तो इसी को रियल इनलाइटनमेंट कहते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे गैरेज भाई बता दो कैसे समझे यूनिवर्स को, तो वही टिपिकल जो बोरिंग रूट है ना भाई, उसी पे जाना होगा, वही मेडिटेशन। और 5-10 मिनट नहीं, उसके लिए घंटों करना होता है। ऐसा कहा जाता है सिद्ध लोगों के द्वारा कि जब इनलाइटनमेंट होता है तो फिर ऐसा बचता ही नहीं कि कोई नॉलेज हमें ना पता हो, सब खुद ही पता लग जाता है। साइंस की नजर से देखे तो ये सब बातें इलॉजिकल है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये सब बातें होती है। और मैं भी यही मानता हूँ कि साइंस जस्ट बिगिनिंग है, ब्रह्मांड को समझने का पहला चरण है साइंस, एंड नहीं है। तो हाँ, मुझे भी ये लगता है कि बात सही है कि ऑल इज वन, हम सब किसी एक बड़े चीज का पार्ट है। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।